Hello, welcome all of you in this YouTube channel. In this series today we are going to discuss about a very important American writer whose name is Eugene O'Neill. He was one of the greatest playwrights in modern age. He was born on October 16, 1888 in New York City and died on November 27, 1953 in Boston, Massachusetts. We will study about his life and works and with important points, facts and analysis. Now let us start. Sinclair Lewis defends Eugene O'Neill's place in American culture. क्या कहते हैं ये? O'Neill has done nothing much in the American drama except to transform it utterly in 10 or 12 years. कहते हैं कि ओनील ने अमेरिकी नाटक में बहुत कुछ खास नहीं किया जो 10 या 12 वर्षों में इसे पूरी तरह से बदल सके. नोबेल प्राइज विनर थे 1936 फॉर द पावर ऑनेस्टी एंड डीप फेल्ट इमोशनल ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क विच एम्बॉडी ऑन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी. नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला हुआ उनके नाटकीय काम की शक्ति, ईमानदारी और गहरी भावनात्मक भावनाओं के लिए मिला जो ट्रेजेडी की मूल अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी देते हैं. और रशियन प्लेराइट एंटन चेखोव सेज ओनील इंट्रोड्यूस्ड अमेरिकन ड्रामा टू द ड्रामेटिक रियलिज्म पायनियर्ड. रशियन प्लेराइट हैं एंटन चेखोव, कहते हैं कि ओनील ने अमेरिकी नाटक को नाटकीय यथार्थवाद से परिचित कराया है. और नॉर्वेन प्लेराइट हेनरिक इब्सन एंड स्वीडिश प्लेराइट ऑगस्ट स्टिंडबर्ग क्या कहते हैं? ही वाज मीन्स ओनील वाज द फर्स्ट टू यूज ट्रू अमेरिकन वर्नाकुलर इन हिज स्पीचेस. नॉर्वेन नाटककार हेनरिक इब्सन और स्वीडिश नाटककार ऑगस्ट स्टिंडबर्ग, ये दोनों लोग बोलते हैं कि उन्होंने यानी यूजीन ओनील ने अपने भाषणों में सच्ची अमेरिकी भाषा का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं. His plays involve characters who inhabits the fringes of society, engaging in depraved behavior where they struggle maintain their hopes and aspiration. कहते हैं उनके नाटकों में ऐसे पात्र शामिल होते हैं जो समाज के हाशिए पर रहते हैं, भ्रष्ट व्यवहार में लिप्त हैं, जहां वे अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं. O'Neill wrote only one comedy. All his plays involve some degrees of tragedy and personal pessimism. O'Neill's famous role of Count of Monte Cristo of 19th century, कहते हैं ओनील ने कॉमेडी एक लिखी है. उनके सभी नाटकों में कुछ हद तक ट्रेजेडी और व्यक्तिगत निराशावाद शामिल होता है. ओनील की 19वीं सदी के काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की प्रसिद्ध भूमिका के रूप में जाने जाते हैं. हिज मदर एला accompanied her husband back forth across the country, setting down only briefly for the birth of her first son James Jr. and Eugene. उनकी माँ एला अपने पति के साथ देश भर में घूमती रही, अपने पहले बेटे जेम्स जूनियर और यूजीन के जन्म के लिए थोड़े समय के लिए ही रुकी थी. His first efforts were awkward melodramas, but they were about people, subjects and prostitute. उनके पहले प्रयास अजीब मेलोड्रामा थे, लेकिन वे लोगों को यानी मेलोड्रामा मीन्स गीत काव्य नाटक, लेकिन वे लोगों को विषयों और वेश्याओं के बारे में बात करते थे, बताते थे. मेलोड्रामा मीन्स होता है सनसनीखेज नाटक, उत्तेजना युक्त नाटक या गीत काव्य नाटक. तो यहाँ पर मेलोड्रामा का मीन्स है सनसनीखेज नाटक या उत्तेजनापूर्ण नाटक उन्होंने लिखे थे. तो उन्होंने जितने भी लिखे वो सभी अपने इस तरीके के विषयों के ऊपर और सब्जेक्ट लोगों के विषयों के ऊपर लिखे. ही वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा, द फर्स्ट ऑफ 4 पुलिट्जर प्राइज. इन्होंने याद रखना 4 पुलिट्जर प्राइज जीते थे. अदर वर 4 जीते थे अन्ना क्रिस्टी 1920, प्राइज इन 1922. लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट 1941 ये लिखा गया है, परफॉर्म किया गया 1956 एंड प्राइज इसको मिला है 1957. नेक्स्ट प्ले है स्ट्रेंज इंटरल्यूड जो लिखा था 1928 एंड इसको प्राइज मिला है पुलिट्जर प्राइज
1928। एंड बियॉन्ड द हॉरिजन के नाम से जो प्ले लिखा वो 1918 में लिखा है और प्राइज इसको मिला 1920। तो टोटल 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले हैं, तो यहाँ पर यस आ जाएगा प्राइजेस। तो 4 पुलिट्जर प्राइजेस किसको मिले? अन्ना क्रिस्टी, लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट, स्टैंड इंटरल्यूड एंड बियॉन्ड द हॉरिजन। Between 1920 to 1943, he completed 20 long plays, several of them double and triples length and a number of shorter ones. 1920 से लेकर के 1943 के बीच उन्होंने 20 लंबे नाटक लिखे जो पूर्ण किए थे। उनमें से कई डबल और ट्रिपल लंबाई के थे और कई एक बार छोटे भी थे, ऐसा भी देखा था, उनकी राइटिंग में देखा गया। He wrote many of his manuscripts half a dozen times before he was satisfied, and he filled shelves of notebooks and research notes, outlines, play ideas and other memoranda. उन्होंने अपनी कई मैन्युस्क्रिप्ट्स को लगभग आधा दर्जन बार लिखा इससे पहले कि वे संतुष्ट होते, और उन्होंने नोटबुक और शोध जैसे नोट्स भी तैयार किए, शोध जैसे नोट्स यानी रिसर्च नोट्स भी लिखे, रूपरेखा तैयार की, नाटक के विचारों और ज्ञान अन्य ज्ञान से भरी हुई ज्ञापनों की अलमारियां भी उन्होंने पूरी तरह से दिखाई। His most distinguished short plays include the 4 early sea plays। सी प्लेस कौन कौन से? बाउंड ईस्ट कार्डिफ, इन द जोन, द लॉन्ग वॉयज होम एंड द मून ऑफ द कैरिबीज के नाम से उन्होंने सी प्लेस लिखे। हिज फुल लेंथ प्ले ब्रेड एंड बटर 1914, सर्विट्यूड 1914, द पर्सनल एजुकेशन 1950, नाउ आई आस्क यू 1916, बियॉन्ड द हॉरिजन 1918 पुलिट्जर प्राइज इसको मिला था, द स्ट्रा 1990, क्रिस्टोफरसन 1990, गोल्ड 1920, अन्ना क्रिस्टी पुलिट्जर प्राइज मिला 1920। अन्ना क्रिस्टी की स्पेलिंग जो क्रिस्टी है CHRIST बाई कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन जो रियल अगर स्पेलिंग में उन्होंने जिस वर्ड को लिया है अपने टाइटल के नाम में वो यही राइट है, बिल्कुल सही है। द एम्परर जोन्स लिखा है इन्होंने 1920, डिफरेंट 1921, द फर्स्ट मैन 1922, द हैरी एप 1922, द फाउंटेन 1923, मार्को मिलियंस 1923, ऑल गॉड्स चिलम गॉट बिंग्स के नाम से 1924, वेल्डेड 1924, डिजायर अंडर द एल्म्स 1925, लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट 1941, 4 एक्ट्स प्ले है, इसको भी पुलिट्जर प्राइज मिला। नेक्स्ट आते हैं इनके 1 एक्ट प्लेज। O'Neill also demonstrated his talent for concise, impactful narrative in his 1 act plays। जिन्होंने 1 act play लिखे, रेकलेसनेस 1913, वार्निंग 1913, फॉग 1914, एवोर्सन 1914, द मूवी मैन 1914, सर्विट्यूड 1914, द बेब 1914, थर्स्ट 1914, द स्निपर 1915, बिफोर ब्रेकफास्ट 1916, द रोप 1918, इम्पोर्टेंट है द रोप भी, वेयर द क्रॉस इज मेड 1918, इन द जोन 1919। Later and unfinished works. O'Neill's later works, including his unfinished plays, reflect his relentless drive to explore new forms and themes even as his health declined. Unfinished में कौन कौन से हैं? More stately Manson, ये unfinished है। The Calm of Capricorn unfinished है। नेक्स्ट है द लस्ट कंकेस्ट अनफिनिश्ड, द सेकेंड मिसेज टेंक्वेरी अनफिनिश्ड। ये 4 प्ले हैं जो 4 प्लेस जो अनफिनिश्ड हुए हैं इनके। हिज लॉन्ग प्ले अन्ना क्रिस्टी पुलिट्जर प्राइज क्लासिक अमेरिकन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट हैरलट एंड हैरलट विद द हार्ट ऑफ गोल्ड कहते हैं। उनका एक लेंथी प्ले है जो एना क्रिस्टी के नाम से है, पुलिट्जर प्राइज इसको मिला। प्राचीन गोल्ड हार्ट वाली वेश्या के ऊपर लिखा गया एक क्लासिक अमेरिकन ड्रामा है
उदाहरण के रूप में स्ट्रगल ऑफ पुअर स्वीडिश अमेरिकन गर्ल टू लिव डाउन हर अर्ली एंड फोर्स्ड लाइफ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड टू फाइंड हैप्पीनेस। एक गरीब स्वीडिश अमेरिकन लड़की है जो वेश्यावृत्ति के अपने शुरुआती मजबूर जीवन को जीने और खुशी पाने का संघर्ष करती है। नेक्स्ट है इनका जो प्ले इम्पोर्टेंट है, हिज डिज़ायर अंडर द एल्म्स 1924 ऑफ ग्रीक थीम्स ऑफ इंसेस्ट, इन्फेंटिसाइड एंड fearful retribution. He framed his story in the context of his own family's context. His desire under the elms 1924 अनाचार, शिशु हत्या और भयानक प्रतिशोध के बीच ग्रीक विषयों पर आधारित है। ये ग्रीक सब्जेक्ट पर है। उन्होंने अपनी यानी यूजीन ओनील ने अपनी कहानी को अपने परिवार के संदर्भ में तैयार किया था। दिस स्टोरी ऑफ लस्टफुल फादर, अ वीक सन एंड एडल्ट्रस वाइफ हु मर्डर्स हिज इन्फेंट सन। यह कहानी एक कामुक पिता, एक कमज़ोर बेटे और बेविचारी पत्नी की है जो अपने शिशु बेटे की आत्महत्या मीन्स शिशु जो बेटा होता है, छोटा होता है, इन्फेंट होता है, उसकी हत्या कर देती है। नेक्स्ट इनका प्ले इंपॉर्टेंट है द ग्रेट गोल्ड ब्राउन। ओनील डील्ट विद द मेजर थीम दैट ही एक्सप्रेस्ड मोर इफेक्टिवली इन लैटर प्लेज, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड द मटेरियलिज्म। द ग्रेट गोल्ड ब्राउन में यूजीन ओनील ने उस प्रमुख विषय पर काम किया जिसे उन्होंने बाद के नाटकों में अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया था। आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच संघर्ष दिखाया। नेक्स्ट प्ले है स्ट्रेंज इंटरल्यूड, इंपॉर्टेंट है, पुलिट्जर प्राइज मिला इसको। इज अ प्ले रिवोल्यूशनरी इन अ स्टाइल एंड लेंथ। इट ओपन्स इन लेट आफ्टरनून, ब्रोक फॉर अ डिनर इंटरमिशन एंड एंडेड एट द कन्वेंशनल और techniques new to the modern theatre included spoken sides or soliloquies to express the characters' hidden thoughts. ये नाटक दोपहर के भोजन के उपरांत शुरू होता है और आधुनिक थिएटर के लिए एक नई पारंपरिक तकनीकी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पात्रों के छिपे हुए विचारों को व्यक्त करने के लिए बोले गए स्पीच या एकालाप यानी मोनोलॉग भी शामिल हैं या सोलिलोकी शामिल हैं। सोलिलोकी स्वगत कथन शामिल हैं। दिस प्ले मीन्स स्ट्रेंज इंटरल्यूड इज द सैगा ऑफ एवरी वुमन हु रिचुअलिस्टिकली एक्ट्स आउट हर रूल्स एज डॉटर, वाइफ, मिस्ट्रेस, मदर एंड प्लेटोनिक फ्रेंड्स। यह नाटक हर उस महिला की गाथा है और बेटी, पत्नी, मालकिन और माँ जैसे प्लेटोनिक दोस्त के रूप में भी अपनी भूमिकाएं अनुष्ठान पूर्वक निभाती हैं, ऐसी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट इनका प्ले है बियॉन्ड द हॉरिजन। ये जो भी इम्पोर्टेंट इनके प्ले हैं उनके बारे में कुछ उनका थीमेटिकल टाइप की कुछ लाइंस दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हीं में से पूछा जा सकता है। बियॉन्ड द हॉरिजन पुलिट्जर प्राइज विनिंग इन इज द फर्स्ट कॉपीराइटेड द टेक्स्ट इन जून इन 1918. It centers on the disaster that befalls two brothers when they choose to first against their own natures. Realizing that they both love the same woman, each brother ends pursuing the dream of the others with dire consequences. बियॉन्ड द हॉरिजन में जून 1918 में कॉपीराइट किया गया उनका पहला नाटक यही है। यह दो भाइयों पर आने वाली आपदा पर केंद्रित है जब वे अपने स्वभाव के विरुद्ध लड़ने का विकल्प चुन लेते हैं, यह महसूस करते हुए कि वे दोनों एक ही महिला से प्रेम करते हैं। प्रत्येक भाई दूसरों के सपनों का पीछा करते हुए गंभीर परिणामों के साथ समाप्त हो जाता है, ऐसा दिखाया गया है। इस नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्ले लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। इज अ प्ले इन 4 acts written by American playwright O'Neill in 1939 to 1914 तक 41 1939 to 1941 and first published posthumously in 1956 और सबसे पहले उनकी मृत्यु के बाद ही ये पब्लिश हो पाया, यानी उनके समय में पब्लिश नहीं हुआ, posthumously पब्लिश हुआ, मीन्स उनके मरणोपरांत। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज हिज मैग्नम ओपस, यह मैग्नम ओपस बोला जाता है, एंड वन ऑफ द ग्रेट अमेरिकन प्लेज ऑफ द
20th सेंचुरी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ पर EST होगा, मिसप्रिंट हो गया है, ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्लेस ऑफ द 19th मीन्स प्लेस ऑफ द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट, इट प्रीमियर्ड in Sweden in February 1956 and then opened on Broadway in November 1956, winning the Tony Award for the Best Play. O'Neill received the 1957 Pulitzer Prize for drama posthumously for Long Day's Journey into Night. याद रखना, इन्होंने 3 पुलिट्जर प्राइज़ अपने जीवन में प्राप्त किया और इनके मरणोपरांत इनको एक चौथा पुलिट्जर प्राइज़ मिला जो इन्हें लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट में मिला। मरणोपरांत जब भी कोई पुरस्कार मिलता है तो उनके किसी भी जो खास रिलेटिव होते हैं, रियल जो रिलेटिव होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। द वर्क इज ओपनली ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। द लॉन्ग डे in the title refers to the setting of the play, which takes place during one day. Themes include addiction, denial, blame, the search for redemption, love, hate, and betrayal, fragility of family bonds, particularly between fathers and sons. इसमें थीम दी गई हैं और यह खुले तौर पर आत्मकथात्मक रूप से यूजीन ओनील के द्वारा लिखा गया। लॉन्ग डे नाटक की सेटिंग को संदर्भित करता है कि एक लंबे दिन की कहानी ही इसमें दिखाई गई है, जो दिन के दौरान घटित होती हैं, जो भी बातें, जो भी घटनाएं, वो सब शामिल है। एक परिवार की कहानी है और इन्होंने अपने खुद के परिवार को सामने रख करके इस प्ले को लिखा था। तो इसमें थीम है, लत है, एडिक्शन है, किसी चीज़ की पड़ जाती है, इनकार करना, जोश, मुक्ति की खोज, प्रेम, नफरत और विश्वासघात, पारिवारिक बंधनों की नाजुकता विशेष रूप से पिता और बेटों के बीच दिखाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।